Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Dr. Saima, for the introduction, and thank you, Dr. Khan, for inviting me to talk to this group of family physicians. जिस भी कॉन्फ्रेंस में जाएं, वहाँ अगर गायनी का सिंपोजियम हो रहा हो तो उसमें रेकरेंट मिसकैरेज का टॉपिक ज़रूर डिस्कस होता है। ऐसा क्यों है? वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि हर जगह पे रेकरेंट मिसकैरेज का टॉपिक क्यों रखा जाता है। इसका जवाब ये है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ not completely known to us, the subject is less known to us. मरीज़ बहुत हैं, परेशानी बहुत है और हमारे पास उसको हल करने के solutions अभी मौजूद नहीं हैं। I will try to be quick to finish in time. मैं बीच में से selective slides पे बात करूँगा, सारी नहीं पढ़ूँगा। इसलिए कोई definition का मतलब है कि अगर कोई आपके पास अबॉर्शन के पास आता है तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशंस कब शुरू करेंगे। कोई कहता है 3 अबॉर्शंस के बाद करें, कोई कहता है 2 के बाद करें, लेकिन पाकिस्तान का हर मरीज़ कहता है कि एक ही अबॉर्शन के बाद सारी तशख़ीस करें और अगली अबॉर्शन नहीं होनी चाहिए। जिसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल गाइडलाइन जो भी कहती रहें, हमें अपनी सोसाइटी के हिसाब से चलना है और हमें अपने मरीज़ों की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से चलना है। अगर डॉक्टर उनको कहें कि अभी जाएं आप अगली अबॉर्शन के बाद आना, तो पेशेंट जो हैं वो क्वैक के पास चले जाते हैं, पेशेंट जो है वो दाई के पास चले जाते हैं, पेशेंट जो है वो अपने आप को ख़राब करके आ जाते हैं। इसलिए आज का मैसेज ये है कि मरीज़ को सुना करें और मरीज़ जो कहता है उस पर अमल करें या ना करें, लेकिन उसको डिनाई मत करें। उसके प्रॉब्लम को सिंपैथेटिकली लें और उसकी मदद करने का आप अपना जेस्चर शो करें। मिसकैरेजेस की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हर मरीज़ आपसे पूछता है कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा क्यों ज़ाया हो गया। तो जिन डॉक्टरों को उसका जवाब नहीं आता वो समझते हैं कि शायद मेरा नॉलेज कम है। मैं आपको आज यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मिसकैरेज के बारे में नॉलेज बड़े बड़े प्रोफेसरों का भी कम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों का पता ही नहीं है। और अगर आप रियलिस्टिक हो जाएं पेशेंट के साथ कि मिसकैरेज की बहुत थोड़ी कॉजेज नोन है, ज़्यादातर अननोन है, तो आपको कोई मिथ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आमतौर पे आप मरीज़ को जवाब देना चाहते हैं, कहीं मरीज़ ये ना समझे कि मेरे डॉक्टर को तो आता ही नहीं है, तो आप उसको पूछते हैं अच्छा तुमने झाड़ू तो नहीं किया था? वो कहे हाँ मैंने झाड़ू किया था। तुम सीढ़ियाँ तो नहीं चढ़ गई थी? हाँ। तुम गिर तो नहीं गई थी? तुमने चावल तो नहीं खा लिए थे? तुमने बटेरे तो नहीं खा लिए? सो दिस इज हाउ यू क्रिएट मिथ्स। अगर आप मुझसे पूछें व्हाट इज द बिगेस्ट फैक्ट्री ऑफ क्रिएटिंग मिथ्स टुडे, इज डॉक्टर्स, इज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। आपको जहाँ जवाब नहीं आता वहाँ बी रियलिस्टिक कि इसका अभी इल्म ही इतना महदूद है कि मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता। लेकिन सिंपली मैं आपको बताता हूं कि अगर आपसे सवाल पूछें कि मिसकैरेज क्यों होता है, नंबर 1 जेनेटिक मेकअप है जिसके बारे में हमें इल्म नहीं है, और अगर हमें पता चल भी जाए कि आप में कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हम उसका कर कुछ नहीं सकते। इसलिए जो क्रोमोसोमल स्टडीज़ आप कराते हैं, जो लोग कहते हैं आपको कि सिंगापुर से एक टेस्ट करा लें जो 2.5 लाख रुपए में होता है और आपको जीन्स का पता चल जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्मल इंडिविजुअल जिसके 5 बच्चे हैं उसका जेनेटिक एनालिसिस कराएं, उसमें से 600 जीन एबनॉर्मल निकलेगी। और जिनके मिसकैरेजेस हैं उसमें कैसे पता करेगा कौन सी जीन इफेक्टिव है, और ये भी बताएं कि उस जीन का ट्रीटमेंट आपके पास है या नहीं है। देयरफॉर जेनेटिक टेस्टिंग का सोल्यूशन क्या है? अगर किसी में जेनेटिक एबनॉर्मलिटी निकल आती है तो उसका सोल्यूशन क्या है? आप उसको कहेंगे डोनर स्पर्म करा लो, आप उसको कहेंगे आप अडॉप्शन कर लो। डोनर स्पर्म पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ में अलाउड नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में लोगों को एक प्रिविलेज है कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं अगर उनके मल्टीपल बच्चे एबनॉर्मल आते हैं या मिसकैरेजेस होते हैं। देयरफॉर नंबर 1 फैक्टर जो आपने पेशेंट को बताना है दैट इज जेनेटिक फैक्टर। नंबर 2 इज यूट्राइन शेप एबनॉर्मैलिटीज। Number 3, endocrine disorders which includes diabetes and thyroid dysfunction.
इन सारी चीज़ों को आपने लेके चलना है, जो मैं आपको क्विकली बताता चलूं। नंबर 1 जो चीज़ आती है ना इसमें, वो बेसिकली आती है एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज़। सो अगर आपने पहला टेस्ट कराना है पेशेंट रेकरेंट मिसकैरेज का, तो आप उसने एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ करानी है। और ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है जिनको आप इस कैटेगरी में लेके आते हैं कि जिनका एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ आपने करानी है। 3 or more consecutive miscarriages of less than 10 weeks, 1 or more morphologically normal miscarriage after 10th week of gestation, 1 or more preterm births before 34 weeks gestation because of placental disease। इन तीनों में से अगर 2 कैरेक्टर किसी में मौजूद हैं तो उसका एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि उसमें एबनॉर्मेलिटी निकलने का चांस है। जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज निकलती हैं उनमें रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, इन्वर्जन है, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है। ये एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो क्रोमोसोम्स में निकलती हैं आमतौर पे मिसकैरेजेस में। अगर आप देखना चाहते हैं कि किन पेशेंट्स में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ कॉमन है या कितने परसेंटेज कॉमन है पेरेंट्स का, अगर आप क्रोमोसोमल टेस्ट कराएं तो 100 लोगों का टेस्ट करें तो 2 में से पॉजिटिव निकलने का इम्कान है, 2 अबॉर्शन वाले में 5 में निकलने का है और 3 वाले में 6 के करीब एबनॉर्मेलिटी, 96% उनमें से नॉर्मल होंगे। दूसरा फैक्टर है यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी। मैंने अभी आपसे बात की, जितने भी रेकरेंट, पहला टेस्ट मैंने आपको बताया एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज, दूसरा टेस्ट है हिस्टोसाल्पिंगोग्राम यूज़ करें या अल्ट्रासाउंड यूज़ करें या हिस्ट्रोस्कोपी यूज़ करें, जो भी मेथड आप यूज़ करें, यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी उनमें डिटेक्ट करें, क्योंकि रेकरेंट मिसकैरेजेस में ये एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत कॉमन है। जितने भी पेशेंट आते हैं सबसे आसान और मोस्ट रिलायबल टेस्ट एंड एक्सेसिबल टेस्ट इज़ हिस्टोसाल्पिंगोग्राम। सो कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं उनके बाद जो एक्वायर्ड यूट्राइन अनोमलीज हैं उनमें सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड सबसे इंपॉर्टेंट है। यूट्रस में सब सिरोजल फाइब्रॉइड का कोई रोल नहीं है। इंट्राम्यूरल अगर कैविटी में प्रोजेक्ट कर रहा हो तो अबॉर्शन करता है, और सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड अबॉर्शन करता है या इंट्रा यूट्राइन एडहेजन्स जो है वो कॉज करती हैं। सर्वाइकल सूचर के बारे में एक बात याद रखें, सर्वाइकल सूचर पाकिस्तान में ओवर प्रिस्क्राइब हो रहा है। आपके पास सर्वाइकल सूचर सिर्फ उस पेशेंट में बेनिफिशियल है जिस पेशेंट की पिछली हिस्ट्री में मिड ट्राइमेस्टर में पेनलेस सर्वाइकल डायलिटेशन एंड रप्चर मेम्ब्रेन हो, उन पेशेंट्स में सब्सिक्वेंटली सर्वाइकल सूचर का फायदा होता है। अल्ट्रासाउंड वालों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि फनलिंग ऑफ सर्विक्स को इतना ओवर प्रिस्क्राइब ना करें और नीचे डिक्टेट मत करें कि इसको सूचर लगाएं, बिकॉज सर्वाइकल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट इज डिक्टेटिंग क्लिनिशियंस to deviate from their clinical practices and patients are being over treated with cervical suture. Cervical suture is only beneficial in patients with uterine abnormalities and patients with the history of a miscarriage where the rupture of membranes occurs without pains in the mid trimester. Luteal phase deficiency lately आई है। पुराना कॉन्सेप्ट था कि पहले 6 हफ्ते तक कार्पस ल्यूटियम सपोर्ट करता है और उसके बाद प्लेसेंटा टेकअप करता है, और दिस टेकअप के ऊपर प्रोजेस्टेरॉन्स की ज़रूरत होती है। तो जब से ये ओव्यूलेशन इंडक्शन आई है, आईवीएफ आया है, एग पिकअप्स आए हैं, ओवेरियन जो एस्पिरेशन आई है, तब से ल्यूटियल फेज सपोर्ट की बड़ी अहमियत बढ़ गई है और प्रोजेस्टेरॉन प्रिस्क्रिप्शन इज़ इफेक्टिव। अगर इसकी लिस्ट बनाएं कि प्रोजेस्टेरॉन के क्या फ़ायदे हैं, नंबर 1 एंडोमेट्रियम बेहतर प्रिपेयर होती है, नंबर 2 उसकी इम्प्लांटेशन जो है वो इन्हांस होती है, नंबर 3 यूट्राइन मस्कुलेचर की रिलैक्सेशन पे पॉजिटिव इफेक्ट आता है। इसलिए प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन विच कैन बी गिवन बाय वजाइनल, बाय इंट्रामस्कुलर और डिफेस्टन इज़ वेरी पॉपुलर विच इज़ गिवन ओरली फॉर दीज पर्पजेज़। मेल फैक्टर कितना अहम है? बहुत ज़्यादा अहम नहीं है मिसकैरेज में। जिनके नॉर्मल 4%, जिनके नॉर्मल 4% से लेस हों और ज़्यादा एडवांस्ड एज में मेल फैक्टर अपनी जगह पे मिसकैरेज में आता है। एज फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे ख़ातून की। अगर 35 से ऊपर है, 38 से ऊपर है, तो ख़ातून में मिसकैरेजेस जो हैं वो एबनॉर्मेलिटी के साथ चलते हैं। मसला क्या है हमारा? नंबर 1 रेकरेंट मिसकैरेज में हमें कॉज नहीं मिलती। नंबर 2 कॉज में हम जिस कॉज को ट्रीट कर रहे होते हैं वो कॉज होती है या नहीं होती, ये हमें डिफ़ाइन करना मुश्किल है। एक लॉन्ग टाइम अगो प्रोफेसर राशिद बैठे हुए हैं, तो इन्होंने एक बात की थी जो उसका मैं विटनेस हूँ
कि टर्की में एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन हो रही थी, तो वहाँ 2 प्रेजेंटर आए जिन्होंने रेकरेंट मिसकैरेज पे बात की। एक ने आके कहा कि जब भी मैं रेकरेंट मिसकैरेज ट्रीट करता हूँ, मैं पहले कॉज ढूंढता हूँ, फिर उस कॉज का ट्रीटमेंट करता हूँ। दूसरा प्रेजेंटर आया तो उसने कहा कि मैं रेकरेंट मिसकैरेज में जितनी भी ट्रीटेबल कॉजेज हैं सबका ट्रीटमेंट दे देता हूं, जो जहां लागू होना होगा हो जाएगा, और मेरे रिजल्ट इससे बेहतर हैं जो ढूंढता रहता है हर वक्त। मैं ढूंढता नहीं हूं, मैं कहता हूं 4 काबिल इलाज कॉजेज हैं, चारों का इलाज कर देते हैं, जो तेरे में लागू होना होगा हो जाएगा और तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि वंस मिसकैरेजेस बिगिन्स वी कांट डू मच अबाउट इट, सारा कुछ हमने प्रोफिलैक्टिक स्टेज पे करना होता है। उसके बाद है कि हम जो ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट टेस्ट एक आपने करना है। कैरियोटाइपिंग में एक सवाल आता है कि क्या कंसेप्टस की कैरियोटाइपिंग का कोई फ़ायदा होगा, तो कंसेप्टस की कैरियोटाइपिंग वहाँ की जाती है जहाँ 3 से ज़्यादा मिसकैरेजेस होते हैं, और अगर उस पर टिश्यू ना मिले तो फिर पेरेंट्स की कैरियोटाइपिंग की जाती है, या अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन आए तो फिर की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई भी लैब कैरियोटाइपिंग ऑफर नहीं करती। दूसरा, ये महंगी बहुत है। नंबर 2, हमें हिस्टोसाल्पिंगोग्राम की बात हो गई। तीसरी बात है डायबिटीज़ का पूरा प्रोफाइल कराएं, जीटीटी कराएं, HbA1c कराएं, और शुगर को बड़ा सीरियसली लें इन दीज पेशेंट्स हु आर विद रेकरेंट मिसकैरेज। एंड द 4th थिंग इज, ये सारी ट्रीटेबल कॉजेज हैं जिनका मैं बात कर रहा हूँ। और अगली है थायराइड डिसफंक्शन। जिन भी लोगों को रेकरेंट मिसकैरेज है उनका फ्री T4 और TSH कराएं। टोटल T4 से उतना फ़ायदा नहीं होता, और कीप द T3 T4 इन वेल विद इन द रेंज, ताकि आप पेशेंट्स के रेकरेंट मिसकैरेज को बेहतर कर सकें। ये हिस्टोसाल्पिंगोग्राम की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि डबल यूट्रस भी पाई जाएगी, बाइकार्बोनेट भी पाई जाएगी, फाइब्रॉइड वाली यूट्रस भी इन लोगों में आएगी। उसके बाद ये वो एस्पेक्ट है जिसकी मैं बात करना चाहता हूं कि मिसकैरेज वाली खातून बहुत मजबूर होती है, उसको आपने पुरुमीद रखना है, उसको चिटा जवाब नहीं देना है। यू हैव टू बी ऑन हर साइड रादर दैन टेलिंग हर कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये सोचती रहती है कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी ये नसीब बन गए, हालांकि उसका अपना इसमें फॉल्ट नहीं होता। और ज़्यादातर ख़वातीन जिनको मिसकैरेज होता है उनके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं और ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। डॉक्टर अपनी जगह पे समझता है, क्योंकि पेशेंट के जब आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद मिसकैरेज हो जाता है तो फिर डॉक्टर चोर चोर फील करता है, और पेशेंट उसके ऊपर स्पाई खेलता है कि तेरा मैं इलाज भी कराया, इन्ने टेस्ट भी कराया, इतने पैसे भी खर्चे, तू मैनू लुट भी लिया, तो मैनू फुट भी गया, तो मेरा सारा कुछ ख़राब भी हो गया। हम वहाँ समझते हैं कि टेबल के नीचे कोई जगह हो, या अल्लाह जहाँ मैं चला जाऊँ। ज़्यादातर सवाल जो हमसे पूछे जाते हैं उनमें जिनके जवाब मैंने मोस्टली दे दिए हैं। पेशेंट आके कहती है मुझे 18 है, डॉक्टर सारे कहते हैं 18 को बीमारी नहीं होती। पेशेंट बाहर जा कहता है डॉक्टर को पता ही कुछ नहीं, लेट्स गो समवेयर एल्स, कितने होर इलाज कराइए। उसको एक दाई मिलती है और कहती है हाँ मैनू पता है 18 कैसे ट्रीट करते हैं, कम हेयर आयल ट्रीटेड है, प्रोफेसर फारग है। So I want to tell you that you should not deny the statement of the patient straight away. You treat the way you want to treat it, but do not tell patient that you मुझे पेशेंट उसको ऐसे निकलता है वहाँ से कि डॉक्टर को मेरी बात की समझ ही नहीं आई। आपको ऐसा नहीं करना कि आपको पेशेंट की बात समझ नहीं आई और खुदारा मिथ आपने मिथ क्रिएट नहीं करने। चंद मोर बातें, देन आई विल फिनिश। ट्रीटमेंट की एक लिस्ट दूंगा आपको। हमने ट्रीटमेंट क्या करना है, जिनका वेट कम है या जिनका वेट ज़्यादा है, दोनों के वेट को नॉर्मल में लाने की कोशिश करें। बाकी जो हैबिट्स हैं आपकी उनको बेहतर करें, लाइफस्टाइल में स्मोकिंग है, कैफीन का इस्तेमाल है, इसको कम करें। क्लेक्सिन का इस्तेमाल इज़ यूजफुल in patients with positive antiphospholipid antibodies, and 40 milligram Claxin is given on daily basis from the day of positive pregnancy test to 34 weeks of pregnancy. Aspirin आपने देनी है 75 milligram once a daily in these patients who have antiphospholipid antibodies positive. Plus genetic factor के लिए you need counseling and you need to give them hopes. मैं उनमें आपको hope अभी बताता हूँ क्या है। अगला सवाल है कि जिनमें यूट्राइन अबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनका सबसे बेहतर सोल्यूशन क्या है।
लिटरेचर कहता है कि इनकी यूट्राइन प्लास्टी की जा सकती है और बाइकॉर्नेट यूट्रस को सिंगल बनाया जा सकता है, लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि ये सर्जरी बहुत थोड़े लोगों को आती है। तजर्बे के लिए ये ऑपरेशन मत करें, क्योंकि अगर आप प्रोजेस्टेरॉन यूज़ करते हैं पेशेंट्स ऑफ यूट्राइन अनोमलीज, उनकी एक्सपेंशन की कैपेसिटी प्रोजेस्टेरॉन से बढ़ती है। एंड दोज हु डू नॉट नो हाउ टू ऑपरेट शुड नॉट लर्न ऑपरेशन ऑन देम बाय देमसेल्फ, बिकॉज दैट विल डिस्ट्रॉय देयर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। दीज सर्जरीज शुड ओनली बी रिजर्व टू दोज हु एक्चुअली हैव द एक्सपर्टीज इन डूइंग दीज सर्जरीज। अदरवाइज ऑल ऑफ यू मस्ट यूज प्रोजेस्टेरॉन एक्सटेंसिवली इन पेशेंट्स विद यूट्राइन अनोमलीज। थायराइड सप्लीमेंटेशन की बात मैंने आपको कर दी है कि फ्री T4 और TSH के हिसाब से हर पेशेंट का हर महीने थायराइड टेस्ट करें और उनकी उसको सेंटर में रखें। उसके बाद जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उनमें टॉर्च टेस्ट है। I have been talking about torch on several forums and telling people कि torch is not a cause of recurrent abortion। टॉर्च में जो 4 वायरसेस आती हैं उनका जो टेस्ट आप रिक्वेस्ट करते हैं, टेस्ट उसमें एंटीजन नहीं होती, एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी टेस्ट का मतलब होता है कि दिस वुमन इज इम्यून अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन एंड विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस इन्फेक्शन इन फ्यूचर। हेंस टेस्टिंग पेशेंट्स फॉर टॉर्च मीन्स टेस्टिंग फॉर द एंटीबॉडीज फॉर द इम्यूनिटी इन दोज पेशेंट्स। सो एंटीवायरल का इस्तेमाल टॉर्च के अगेंस्ट इज यूजलेस, प्लीज़ डोंट यूज़ इट। और टॉर्च एक महंगा टेस्ट है। सिर्फ इसका एक फ़ायदा है कि अगर किसी का टॉर्च नेगेटिव आता है तो आप उनको वैक्सीन ऑफर कर सकते हैं, और वैक्सीन सिर्फ रुबेला के अगेंस्ट अवेलेबल है, बाकी तीनों के अगेंस्ट वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए टॉर्च इज़ नॉट ए यूजफुल टेस्ट फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स विद रिकरेंट मिसकैरेज एंड प्रिस्क्राइबिंग दैम एंटीवायरल्स इज़ नॉट गुड एट ऑल। एंड में रह जाता है अनएक्सप्लेन्ड। ज़्यादातर मिसकैरेजेस अनएक्सप्लेन्ड हैं, बहुत थोड़ी में वजूहात मिलती हैं। इसलिए आपको पेशेंट को चंद बातें बतानी होती हैं कि एक मिसकैरेज के बाद आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, पहले मिसकैरेज का इंसिडेंस 15% है, एक के बाद 17% है, 2 के बाद 23% है, 3 के बाद 32% है। जिसके 3 मिसकैरेज हो गए उसमें 70% चांस है कि अगली प्रेगनेंसी नॉर्मल जाएगी। जिसके 6 मिसकैरेजेस हैं उसमें 40% चांस है कि अगली प्रेगनेंसी ठीक जाएगी। इसलिए पेशेंट को होप पे रखें कि आप ट्राई अगेन वाला ऑप्शन अपनी जगह पे मौजूद है। आप उसको डिसहार्ट मत करें जब तक कि वो खुद फैसला ना करें कि मैंने दूसरी शादी करनी है। आप उसका हिस्सा मत बने। Anyway, coming to the last slide, I want to just tell you that recurrent miscarriage में 4 या 5 causes अभी तक known हैं। उन 4-5 को ट्रीट करें और बहुत सारे मिसकैरेजेस ट्रीट हो जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर का भी इलाज किसी के पास नहीं है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस आर टू एक्सपेंसिव, हेंस डू नॉट प्रिस्क्राइब जेनेटिक टेस्टिंग एंड कीप ए पॉजिटिव थिंकिंग एंड गिव होप टू द पेशेंट so that she goes home peacefully. Thank you very much, Nidhi.